हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्रकूट दौरे से, क्योंकि चित्रकूट में करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 296 किलोमीटर लंबी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला उन्होंने रखी है। उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन जिलों से गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड क्षेत्र को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते से जोड़ेगा। इसके साथ ही यह बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण करीब पूरा हो चुका है। इसका निर्माण शुरू होने के करीब 60,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मौके पर पीएम ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से सभी को फायदा होगा। योगी जी और उनकी सरकार एक प्रकार से एक्सप्रेस गति से काम कर रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे, ये यूपी में कनेक्टिविटी तो बढ़ाएंगे ही, रोजगार के भी अनेक अवसर तैयार करने वाले। पहले एक्सप्रेसवे सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलते थे। अब चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया ऐसे ऐसे इलाके के लोग भी आधुनिक एक्सप्रेसवे का लाभ उठा पाएंगे। वहीं पीएम मोदी आज प्रयागराज में थे, जहां उन्होंने दिव्यांगों को खास तरह के उपकरण बांटे। इस दौरान पीएम मोदी ने ठीक से देख नहीं पाने वाले विवेकमणि त्रिपाठी को एक खास स्मार्टफोन दिया। खास तरह के स्मार्टफोन मिलने पर विवेकमणि त्रिपाठी इतना खुश हुए कि वे तुरंत ही पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी लेने लगे। अब बात करते हैं मार्केट्स की, तो अमेरिकी बाजारों में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी अमेरिकी बाजारों में कोहराम रहा और डाउ करीब 350 अंक गिरकर बंद हुआ। हालांकि एक वक्त डाउ जोन्स में करीब 1000 अंक से ज्यादा की भी गिरावट देखने मिली थी। S&P 500 इंडेक्स 0.25% गिरकर बंद हुआ। कोरोना वायरस का डर बाजारों पर हावी है। इस हफ्ते डाउ जोन्स में करीब 3500 अंक की गिरावट देखी गई है। परसेंटेज के हिसाब से 2008 के बाद यह सबसे बड़ी गिरावट है। S&P 500 इंडेक्स भी इस हफ्ते करीब 12% गिरे हैं। अमेरिकी बाजारों में आखिरी घंटे में तेजी फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोमी पावेल के बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने भरोसा दिलाया कि कोरोना संकट को देखते हुए उचित समय पर सही कदम उठाया जाएगा। सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं, 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स में भी तेज गिरावट दिखी और रिकॉर्ड निचले स्तरों पर पहुंच गई। वहीं कोरोना वायरस का डर से कमोडिटी बाजार में भी हाहाकार है। कल सोना और क्रूड दोनों में जोरदार गिरावट रही। कल नाइमेक्स क्रूड 5% गिरकर $45 के नीचे फिसल गया। ब्रेंट क्रूड में करीब 4% की गिरावट रही और एक बैरल ब्रेंट का भाव $50 के पास पहुंच गया। इस हफ्ते क्रूड में करीब 15% की गिरावट रही। 2008 के बाद क्रूड में ये सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है। दरअसल कोरोना वायरस के चलते दुनिया में मंदी गहराने का डर है, जिसका सीधा असर ग्लोबल क्रूड डिमांड पर पड़ेगा। इसके चलते ही क्रूड गिर रहा है। सिर्फ क्रूड ही नहीं, सोने में भी तेज गिरावट है। कल कॉमेक्स पर सोना 3.25% गिरकर $1,600 के नीचे फिसल गया। कॉमेक्स पर चांदी भी 6.25% गिरा है। दरअसल कोरोना वायरस के डर से निवेशक सभी एसेट क्लास में बिकवाली कर रहे हैं। इधर कल भारतीय शेयर बाजार भी कोरोना वायरस संकट की चपेट में आ गए और 4.5 साल की सबसे बड़ी गिरावट लेकर बंद हुए हैं। बाजार में किसी भी सेक्टर में सहारा नहीं मिल रहा था। पिछले पूरे हफ्ते जबरदस्त बिकवाली के नाम रहा और निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। सेंसेक्स करीब 1,500 अंक नीचे, तो वहीं निफ्टी 0.25% लुढ़का है। बैंक निफ्टी में 1000 अंकों से ज्यादा की बिकवाली देखने मिली है।
वहीं चीन से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस अब 40 देशों में पहुंच चुका है। इस वायरस से लोगों की मौत होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। दुनिया में मरीजों की संख्या 84,000 के पार जा चुकी है और करीब 2,870 लोगों की मौत हो चुकी है। इस जानलेवा बीमारी से कल चीन में 47 और लोगों की मौत हो गई और 427 नए मामले सामने आए हैं। दक्षिण कोरिया में इस वायरस के चपेट में आने वाले लोगों की संख्या 2,900 के पार जा चुकी है। कोरोना को रोकथाम की कोशिश पूरी दुनिया में जारी है, लेकिन अब तक इस बीमारी की दवा बनाने में सफलता किसी को भी नहीं मिली है। वायरस के कारण ग्लोबल इकोनॉमी की दिक्कतें लगातार बढ़ रही है। चीन में मैन्युफैक्चरिंग पर काफी असर पड़ा है। फरवरी में परचेस मैनेजर इंडेक्स 35.7 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। जनवरी में यह करीब 50 के स्तर पर था। इधर भारत सरकार भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माना कि कोरोना वायरस से इंडस्ट्री को दिक्कतें हो सकती है, लेकिन सरकार इंडस्ट्री के साथ लगातार चर्चा कर रही है और हर संभव मदद इंडस्ट्री को दी जाएगी। However, all of them very clearly did say that if the problem doesn't get redressed in, let us say, the next 2-3 weeks, issues then would stand up as a very big challenge. And what would they be like? They would be raw material shortage. They could be a lack of support, which, let us say, comes from China for some of the parts and technical assistance. Movement of people, because experts will have to come from there if their joint venture or activities are such. Clearly we understood the situation and have had all the secretaries of the concerned departments sit and talk among themselves. Again, go back to the industry to see what exactly they would want us to be prepared. Investors who had come to the G20 meeting in that context was that India is the place they were looking for and they want to take serious consideration on investment. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत की जीडीपी की, क्योंकि तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ अनुमान के मुताबिक रही है। 4.6% के अनुमान के मुकाबले ये 4.7% पे रही है। इस दौरान कृषि सेक्टर ग्रोथ भी अनुमान से बेहतर 3.5% पे रही है। हालांकि दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े 4.5% से रिवाइज कर 5.1% कर दिया गया है। वहीं अप्रैल से दिसंबर के बीच जीडीपी ग्रोथ 6.3% से घटकर 5.1% पर आई है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच माइनिंग और फाइनेंस एंड रियल एस्टेट सेक्टर ग्रोथ में अच्छा सुधार देखने को मिला है, लेकिन कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में गिरावट दर्ज की गई है। इधर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटा है। ये 6.1% से घटकर 5% किया गया है। जीडीपी के आंकड़ों पर वित्त मंत्री ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि ये आंकड़े भरोसे जगाने वाले हैं। In a way, I didn't expect a surprise, a shocker of a number. Either way, a shocker going to 6 or shocker coming down. If this ship is going to be steady and if it's moving forward, I think that's the first sign of doing well. Doing well in the sense doing in these circumstances all right. And from now you can be further moving with greater confidence. I didn't at this time expect or want a shocker of a number either way. And to that extent I'm happy we've got at least this. That's not to say FM is happy with this number. It's more to say we want to be steady. वहीं जीडीपी के आंकड़ों पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा है कि ये आंकड़े उम्मीद के मुताबिक ही रहे हैं। 4.7, the number has just been released, and I think the whole year number, the full year number has been retained at 5%. That's what I was told. It's more or less on expected lines. चलिए अब बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर की, क्योंकि भारतीय एयरटेल ने दूरसंचार विभाग को करीब 3,000 करोड़ रुपए की रकम जमा की है। इस रकम के बाद भारतीय एयरटेल का दावा है कि उसके हिसाब से सरकार को एजीआर का पूरा बकाया दे दिया गया है। कितनी सही है ये दावे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता असीम मनचंदा जुड़े हैं।
असीम, क्या है ये पूरी खबर और जो कह रहा है भारतीय एयरटेल की उन्होंने पूरा बकाया भर दिया है, कितना सही है ये? देखिए, जो भारतीय एयरटेल है उसमें दूरसंचार विभाग को आज जो है करीबन 8,000 करोड़ रुपए की रकम जो है वो चुकाई है। भारतीय एयरटेल का ये कहना है कि उसने करीबन 3,000 करोड़ की रकम जो है वो चुकाई इसलिए है ताकि इसका जो सेल्फ असेसमेंट के साथ जो एजीआर का पेमेंट है वो पूरा हो जाए। यानी कि कंपनी ने करीबन 13,000 करोड़ रुपए की पेमेंट जो है सेल्फ असेसमेंट करते हुए एजीआर की जो कर दी है। इसके अलावा कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए की रकम जो है अतिरिक्त जो है दूरसंचार विभाग को दी है। कंपनी का ये कहना है कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइबिलिटी ज्यादा बनती है तो आप इससे एडजस्ट जो है 5,000 करोड़ रुपए जो ज्यादा जो है वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से हमारी लाइबिलिटी जो है 13,000 करोड़ रुपए की बनती है। लेकिन जब तक अगर मैं दूरसंचार विभाग की बात करूं तो दूरसंचार विभाग का ये कहना है कि उनकी लाइबिलिटी जो है करीबन 35,000 करोड़ रुपए की जो बनती है। तो दूरसंचार विभाग इसकी जो उन्होंने सेल्फ असेसमेंट करके जो डॉक्यूमेंट जो है सौंपे हैं उसका आकलन जो है वो करेगा और उसका आकलन करने के बाद अगर दूरसंचार विभाग को लगता है कि उनकी लाइबिलिटी जो है ज्यादा बनती है तो दूरसंचार विभाग दोबारा भारतीय एयरटेल को नोटिस जो है वो भेजेगा और उनसे कहेगा कि आप ये पूरी रकम जो है वो चुकाइए। लेकिन फिलहाल जो डीओटी जो उनका सेल्फ असेसमेंट जो है करेगा किया हुआ है उसको देखेगा, उसको वेरीफाई करेगा और उसके बाद उसको उनको नोटिस जो है वो जारी करेगा। शुक्रिया असीम इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली की और दिल्ली वालों की जेब की, क्योंकि दक्षिण दिल्ली में रहने वाले और नौकरी करने वालों पर टैक्स का बोझ जो है वो बढ़ने वाला है। दरअसल दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने प्रोफेशनल टैक्स लगाने का फैसला किया है। कितना होगा ये टैक्स बताने के लिए हमारी संवाददाता दीपाली नंदा जुड़ गई है। दीपाली, कितना प्रोफेशनल टैक्स लगाने वाले हैं और इसकी जरूरत क्या पड़ गई? ऐसा पहली बार होगा कि दिल्ली के कुछ इलाकों में लोग प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ प्रोफेशनल टैक्स भी देंगे। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है कि जो लोग हर महीने 20,000 से लेकर 50,000 रुपए महीना की कमाई कर रहे हैं उनको हर महीने 150 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीने से ज्यादा है तो आपको 200 रुपए प्रोफेशनल टैक्स दिल्ली में, खासतौर पर वो लोग जो दिल्ली साउथ दिल्ली में रहते हैं या फिर वहां पर नौकरी के लिए जाते हैं, इस पूरे जो टैक्स स्लैब है इसके अंदर आएंगे। अब सवाल ये है कि कैसे स्क्रूटनाइज किया जाएगा, तो इस लिहाज से मेरे पास ये जानकारी है कि इनकम टैक्स जो पे करते हैं उसी के आधार पर ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो इस सैलरी स्लैब में आते हैं। जो दलील दी गई है इस कदम के पीछे वो ये कि पिछले 4 से 5 सालों में जो दिल्ली सरकार है उसकी तरफ से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का बकाया नहीं चुकाया गया है। ऐसे में निगम के सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक तंगी की है, तो इस तंगी को दूर करने के लिहाज से इस कदम को उठाया जा रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस कदम के बाद जब ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को हर साल 50 करोड़ रुपए अतिरिक्त इकट्ठा होंगे। शुक्रिया दीपाली इस पूरे अपडेट के लिए। तो दक्षिण दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आपकी जेब शायद और खाली होने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और केंद्र सरकार की विवाद से विश्वास योजना ज्वेलर्स को पसंद आ रही है। इनकम टैक्स विभाग और IBJA ने लखनऊ में ज्वेलर्स को इस स्कीम के बारे में जानकारी दी है। माना जा रहा है कि इससे विवाद में कमी आएगी। लखनऊ में इनकम टैक्स विभाग ज्वेलर्स के पास पहुंचा है। दरअसल नोटबंदी के दौरान ज्वेलर्स ने बैंकों में जमकर पैसे जमा करवाए थे। विभाग ने बड़ी संख्या में ज्वेलर्स को नोटिस भेजे हैं। इसके खिलाफ बड़ी संख्या में ज्वेलर्स ने अपील भी की है। सरकार अब विवाद से विश्वास योजना के जरिए विवाद सुलझाने का एक मौका दे रही है। भारत सरकार इस विवाद को बचने के लिए लोगों के अपील में वो ना जाएं, क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड होगा और इसके अंदर काफ़ी लोगों को काफ़ी देर तक इसमें परेशानियां आएंगी और लॉन्ग टाइम तक उनको रन करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति से लिए उन्होंने एक विवाद से विश्वास नाम की एक योजना लेकर आए हैं, जिसमें वो जितने भी आपके डिस्प्यूट हैं उनको एक टेबल पर ख़त्म करना चाहते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने ज्वेलरों को भरोसा दिलाया है कि इस योजना के तहत नोटबंदी ही नहीं दूसरे विवादों को भी निपटाने की कोशिश की जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत जो कुछ भी टैक्स से संबंधित डिस्प्यूट से संबंधित मामले चल रहे हैं, फिर वो चाहे नोटबंदी के हों या पुराने मामले हों, उन सभी का एक बार में निस्तारण हो जाएगा, जो भी इस स्कीम को ऑप्ट करेगा। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ज्वेलर्स का भरोसा बढ़ा है और वे गंभीरता से विवाद से विश्वास योजना का फायदा लेने के बारे में सोच रहे हैं। लखनऊ से कमलेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और CNBC TV 18 के इंडियन बिजनेस लीडर्स अवार्ड की पूरी खबर ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। आवाज समाचार में आपका फिर से एक बार स्वागत है और अब चर्चा करते हैं CNBC TV 18 के इंडिया बिजनेस लीडर्स अवार्ड यानी कि इब्ला की। मुंबई में कल की शाम देश के सबसे बड़े बिजनेस अवार्ड्स के नाम रही। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में CNBC TV 18 इंडिया बिजनेस लीडरशिप अवार्ड के लिए कल सरकार से लेकर कारोबार जगत के तमाम दिग्गज एक छत के नीचे जमा हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, दीपक पारेख, करण जौहर, ये कुछ नाम हैं जिनकी मौजूदगी में देश के बिजनेस लीडर्स का सम्मान किया गया। इस साल CNBC TV 18 के 20 साल भी पूरे हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को आइकॉनिक बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड का सम्मान प्राप्त हुआ। वित्त मंत्री के हाथों अवार्ड लेने के बाद मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस का सफर समय के साथ लगातार खुद को अपडेट करने का सफर है। उन्हें खुशी है कि उनकी अगली पीढ़ी ईशा और आकाश अंबानी अब इसे आगे बढ़ा रहे हैं। नई पीढ़ी ही देश को दुनिया में उसकी असली जगह दिलाएगी। I am happy that Akash and Isha both are present today. So it's good to be recognized for the work that all the young leaders of Reliance do. And I accept this recognition with deep grateful thanks to the jury. And I think that within India, all of us in business in this coming decade have a historic opportunity to build an India of our dreams and to collectively work to drive India to be among the top 3 economies in the world. Thank you. वहीं CNBC TV 18 इब्ला 2020 में उस वक्त एक भावुक क्षण भी आया जब पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली को हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया। अरुण जेटली की याद में इब्ला अवार्ड में उपस्थित सभी लोग खड़े हो गए। हॉल ऑफ फेम का ये सम्मान अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली ने ग्रहण किया। सम्मान लेते वक्त जेटली की पत्नी संगीता जेटली की आंखें नम हो गई। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अरुण जेटली को याद किया और करते हुए उन्हें सभी के लिए एक गाइडिंग फोर्स बताया। वहीं इब्ला अवार्ड्स में महाराष्ट्र को इस बार स्टेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में महाराष्ट्र के इंडस्ट्री मिनिस्टर सुभाष देसाई ने यह अवार्ड ग्रहण किया। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि कंपटीशन की भावना से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र नंबर 1 है, लेकिन भारत के सभी राज्य आपस में कंपटीशन करें और नंबर 1 बनने की कोशिश करें तो सब मिलकर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। आप हम मतलब केंद्र है, राज्य है और यहाँ आए हुए सारे, उसमें काफी सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, काफी सारे लोग हैं और मीडिया भी। अगर हम साथ में हाथ मिलाकर काम करें तो मुझे पक्का भरोसा है, जो हमारा एक सपना है कि हमारा हिंदुस्तान देश की महासत्ता बन सकता है, वो हम बना के रखेंगे। इतनी ताकत इस कंपटीशन में हम सब साथ में मिलकर अगर उतरते हैं तो पूरे विश्व के नंबर 1 हम बन सकते हैं। मेरा आत्मविश्वास है। चलिए, तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आवाज पे लगातार जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।